इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 53वां की कड़ी 3 महीने बाद जारी कर रहे हैं। हालांकि 3 महीने में कई और अन्य वीडियो जारी किए, लेकिन ये विलम्ब है और विलम्ब कई कारणों से हुआ। उसके लिए सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। 52वें एपिसोड तक अटल बिहारी का शासनकाल का बता दिया था कि भारत में सांप्रदायिकता का जहर जितना ज़्यादा घोला जा सकता था घोल लिया। नए पूंजीपति खड़े कर लिए, पशुओं की लूट शुरू कर दी, घोटालों की भी कोई सीमा नहीं रही और गोधरा जैसे कांड 1947 के बाद फिर खड़े हुए और एक भारत शाइनिंग, भारत उदय का नारा दिया गया लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन भारत की जनता समझदार भी है, धन्य भी है, जिन्होंने 2004 के जो चुनाव 20 अप्रैल से 10 मई 1904 को हुए, उसमें दुनिया के बहुत बड़ा एक मतदाता रजिस्टर्ड थे और इनकी संख्या 67 करोड़ थी मतदाता थे। लेकिन भारत में तो 60% से ऊपर कभी मतदाता जाता नहीं। और जब रिजल्ट आया 545 का जो पार्लियामेंट की संख्या थी, जो उसमें रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उसको 22% वोट मिले और 138 सीटें मिली। लेकिन उसके सहयोगी जो है उनकी संख्या भी उसके साथ कम हो गई। कांग्रेस को 26.53% वोट मिले और उनको 145 सीट मिली। वामपंथियों को भी सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर 7% वोट मिले और उनको 53 सीटें मिली। वामपंथियों की सबकी मिलाकर के और भी सीट थी। ऐसी सूरत में भारत की राजनीति के 3 ध्रुवीकरण हो चुके थे। एक वो सांप्रदायिक और लूट खसोट वाली सरकार जो सत्ता में थी, एनडीए के नाम से, जिसके पास 20 पार्टियां थी, जिन्होंने 47 के बाद गोधरा जैसे कांड करवाए। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में अणु विस्फोट भी हुआ, अटल बिहारी के काल के अंदर कारगिल का भी हुआ, लेकिन इनकी साइनिंग का नहीं चल करके कांग्रेस और उसके जो समर्थक हैं उन लोगों को बहुमत दिया और इन सब की मिलाकर 335 सीट्स आई। जो जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा है उसकी 335 सीट आई। अब यहाँ सबसे बड़ी गौर करने बात है कि किताबों में क्या कहा गया है, लेकिन भारत की राजनीतिक पार्टियों ने ये तय कर लिया था कि इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए 3 हैं। पहला है चुनाव के जरिए कैसे भी सत्ता हासिल करो, पूंजीपतियों से साठ-गांठ करके पूंजी को लूटो और समाज को गुमराह करके उसको भावनात्मक खिलवाड़ करके, उसको सांप्रदायिकता से या और चीज़ से खिलवाड़ करके उनकी नज़र नहीं जाए और विदेशी पूंजी हमें वैसे ही लूटती रहे। ये बात बीजेपी की सरकार में तय हो गई थी। जो सिलसिला शुरू हुआ, जो ये चीज़ स्टेबल एक पूर्णतः कैपिटलिज्म की तरफ जो बढ़ रहे थे, जो अमेरिकन की तरफ बढ़ रहे थे, वो सिलसिला जारी रहा। जनता धोखे में रही, जनता ने कोई ज़्यादा अंतर नहीं समझा, जबकि विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बीजेपी के अंदर भी 71% नेता कांग्रेस से ही आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो इतना ही फ़र्क है, एक दिन में चोरी करता है, एक रात में चोरी करता है। बट
कांग्रेस इज द मदर ऑफ बीजेपी। जनता को इस बात को नहीं समझने दिया गया। उन्होंने ये बताया गया कि हम अलग अलग धुरियों पर खड़े हैं, जबकि वो अलग अलग धुरी पर नहीं थे। और भारत की राजनीति की 4 जगह बन गई। एक तरफ सांप्रदायिक बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ वामपंथी हैं, तो एक तरफ क्षेत्रीय रीजनल पार्टियाँ हैं। बीजेपी ने रीजनल पार्टियों को खुली लूट की छूट दी। अब उनकी छूट बरकरार कांग्रेस ने भी रखी। जहां वामपंथियों का सवाल था 1952 से लेकर 2004 के चुनाव तक, जो वामपंथियों की संख्या तीसरे नंबर पर आई थी, उन लोगों ने सांप्रदायिकता के नाम पर जनता को, अपने फॉलोअर्स को भयभीत करते करते हालत ये हो गई कि 2004 में पूर्णतया वामपंथी लोग कांग्रेस की गोद में बैठ गए। और जब पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री चुनने का सवाल आया, उस समय सोनिया गांधी को चुना गया। एनडीए के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने देशी और विदेशी मूल के भी सवाल उठाए, लेकिन जनता ने उसको नहीं माना। उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने सोनिया गांधी को चुना, लेकिन सोनिया गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी जिसको चुनने के बाद भी उसने प्राइम मिनिस्टर का पद मई 2004 में स्वीकार नहीं किया। उनके पीछे क्या कारण रहे, क्यों मनमोहन सिंह को आगे लाए, उसमें राष्ट्रीय परिस्थिति क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति उनसे क्या मांग रही थी, उनके अंदर मनमोहन सिंह ही ज़्यादा फिट बैठता था। इसलिए अगले एपिसोड में मनमोहन सिंह के निर्वाचन से लेके मनमोहन सिंह के आर्थिक कार्यक्रम को, मनमोहन सिंह कैसे उसने आगे बढ़ाया और कैसे भारत को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हवाले किया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मायना है अमेरिकन साम्राज्यवाद का हिस्सा, और दुनिया के अंदर जो टूट हो चुकी थी समाजवाद की, उससे कैसे दूरी बना करके बड़ा आसानी से उसने, क्योंकि मनमोहन सिंह केवल एक सोनिया गांधी की ही देन नहीं है, मनमोहन सिंह को बनाने में अमेरिकन लॉबी का भी हाथ है, हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हाउस का भी हाथ है, इंटरनेशनल वर्ल्ड मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूटों का भी हाथ है। तो भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री को बैठाया गया जिस प्रधानमंत्री ने देश को आगे कहाँ ले गया, ये अगले एपिसोड में आएगा। और आगे से इतना लंबा गैप एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड जो हम जारी करेंगे वो नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।